हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था सेल्फ इंडक्टेंस। तो उसमें हमने ऐसा वहाँ पे देखा था कि जब हम करंट पास करते हैं आइसोलेटेड कॉइल में से, तो वही कॉइल खुद के अंदर ही फ्लक्स को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन म्यूचुअल में क्या होगा, एक कॉइल में से करंट पास करेंगे तो उसका फ्लक्स बगल वाले कोई दूसरी कॉइल के अंदर लिंक होगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का कंसेप्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक बार मैं आपको वापस सेल्फ इंडक्टेंस रिवाइज कराता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने ऐसा देखा था कि अगर हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड कॉइल में, अगर हमने करंट इंक्रीज करा तो क्या हो रहा था, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा था, राइट। और अगर हम करंट को डिक्रीज कर रहे थे तब क्या हो रहा था, उसको सपोर्ट करने वाला इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा था, राइट। कुल मिला के सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग हमने ये निकाला था कि एक आइसोलेटेड कॉइल है, उसमें से आपने करंट पास करवाया है तो उसका खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स उसी के अंदर लिंक होगा, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। तो ये हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, जिसको हमने बोला था सेल्फ इंडक्टेंस। फ्रेंड्स, हमारा टारगेट यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्कस करें, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहले नॉर्मल कंसेप्ट हम समझेंगे। आपको म्यूचुअल का मीनिंग तो पता ही है। मान लो ए और बी दोनों फ्रेंड है और कोई सी पर्सन दोनों के अंदर फ्रेंड है, फेसबुक के अंदर सी पर्सन ए में भी फ्रेंड है और बी में भी फ्रेंड है, तो दोनों को दिखाएगा कि ये अपना म्यूचुअल फ्रेंड है। म्यूचुअल यानी दोनों का। इसमें दो कॉइल हम लेंगे, अगर एक कॉइल में से हम करंट पास करते हैं तो उसका फ्लक्स खुद में तो होगा ही, साथ साथ में बगल वाली कॉइल से भी गुजरेगा, पास होगा, राइट। इसीलिए हम उसको बोलेंगे म्यूचुअल, राइट। तो म्यूचुअल फ्लक्स लिंक होगा, उसकी वजह से जो इंडक्शन मिलेगा हमें, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। हमारी थियरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फिनोमेना को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो कांस्टेंट हमारा रहेगा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है जिसको हम बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं, और बगल में दूसरी एक कॉइल है जिसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। इसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, राइट। ये हमारी कॉइल C1 है और ये हमारी कॉइल C2 है, राइट। अब आप देखो कि अगर हम पहली कॉइल में से I1 करंट पास करते हैं तो फ्लक्स कहाँ लिंक करेगा, सेकेंड कॉइल में। यानी कि जो इसका अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे, अगर हम यहाँ पे करंट इंक्रीज करेंगे तो बट ऑब्वियसली फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, राइट। कुल मिला के हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है कि करंट इंक्रीज करा तो हमारा यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हुआ, हमने करंट इंक्रीज करा तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ। ये जो फ्लक्स आएगा हमारा वो खुद की कॉइल में तो रहेगा ही, लेकिन बगल वाली कॉइल से भी वो गुजरेगा, इस तरह से उसमें भी लिंक करेगा। खुद में तो हमारा फ्लक्स यहाँ पे है ही है, लेकिन उसके पास वाली कॉइल से भी वो जो फ्लक्स होगा वो लिंक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने करंट पास करा फर्स्ट कॉइल में से तो फ्लक्स लिंक करा सेकेंड कॉइल के अंदर, राइट। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ टन्स हैं, तो इसके कितने नंबर ऑफ टन के अंदर पहले वाले का फ्लक्स लिंक कर रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं N2 phi2 प्रोपोर्शनल टू I1, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, तो वहां पे आएगा हमारा कांस्टेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस M, राइट। तो ये हमारा कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर M इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल
इंडक्टेंस। तो यहां हमारा फॉर्मूला आया M इज इक्वल टू N2∅2/I1। फ्रेंड्स यहां पे एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा कब आएगा, तो अगर सेकेंड कॉइल में फ्लक्स लिंक कर रहा है तो उसकी वजह कौन होगी, पहली कॉइल में बहने वाला करंट, राइट। अगर हमारा फ्लक्स सेकेंड कॉइल में लिंक करा है तो उसकी वजह है कि जो पहली कॉइल में से जो फ्लक्स हमारा लिंक करा है, राइट, पहली कॉइल में से हमने जो करंट पास करा है, सॉरी, उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में जो हमारा फ्लक्स लिंक करा है, तो N2/∅2/I1 के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, M, राइट। अगर ये जो फॉर्मूला है वो मैं वापस लिखता हूं, और अगर हम यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, मान लो स्विच को मैंने क्लोज करा या स्विच को ओपन करूंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स कब चेंज होगा, जब हमारा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज करंट आएगा, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो आएगा, यानी कि हमें यहाँ पे करंट और फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो n तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पे हमारा डिफरेंशिएशन होगा d∅2/dt इज इक्वल टू m di1/dt, राइट। लेकिन हमें पता है कि ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला आता है फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E2 इज इक्वल टू -N2 d∅2/dt। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -E2 माइनस प्लस N2 d∅2/dt। तो यहाँ पे जो N2 d∅2/dt है उसकी जगह पे हम यहाँ पे -E2 लगा देंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे -E2 लगा देता हूं तो हमें फॉर्मूला मिलेगा -E2 इज इक्वल टू m di1/dt। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो -m di1/dt। ये जो माइनस है वो लेंज लॉ डिफाइन कर रहा है कि हमारा इंड्यूस होने वाला ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ के अपोजिट है, अप्लाइड करंट के अपोजिट है। समझ आया ना फ्रेंड्स। तो देखो आप, हमारा ये फॉर्मूला क्या निकल के आया, अगर हम फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट पास करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ईएमएफ इंड्यूस होता है हमारी सेकेंड कॉइल में। अगर हम फर्स्ट कॉइल में से करंट पास करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारी सेकेंड कॉइल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बतानी है तो आप इस तरह से बता सकते हो कि मान लो इसको हम 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लेते हैं, ओके। इफ 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट इज पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल देन ईएमएफ इंड्यूस in the second coil that is defined as the mutual inductance of the system। समझ आया ना। अगर आप पहली कॉइल में से 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट पास करा रहे हो, हमारा चेंज होने वाला करंट, पास होने वाला करंट, उसका जो रेट है वो अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो दूसरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, राइट, तो वो क्या आएगा, m के बराबर आएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। तो ये हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ही हम डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना हो तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है E2 इज इक्वल टू -m di1/dt। अगर हम करंट पास करते सेकेंड कॉइल में से तो हमारा फॉर्मूला आता E1 इज इक्वल टू -m di2/dt। अगर सेकेंड कॉइल में से करंट पास करते तो ईएमएफ इंड्यूस होता फर्स्ट कॉइल में, राइट। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस कॉइल से आप करंट पास कर रहे हो उसके दूसरे वाली कॉइल में जिसमें आप करंट पास करो उसको आप अगर प्राइमरी कॉइल बोल दो, अगर प्राइमरी में से करंट पास करा तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में, और अगर सेकेंडरी कॉइल में से आपने करंट पास करा तो ईएमएफ जनरेट होगा हमारी प्राइमरी कॉइल में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि N2∅2/I1, राइट। अगर मैं I2 में से करंट पास करता तो हम इस तरह से लिख सकते थे
अपन I2, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका भी यहाँ पे हमारा जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, वेबर पर एम्पियर, यानी कि हेनरी। लास्ट लेक्चर हमने सेल्फ इंडक्टेंस का जो किया था उसमें हमने हेनरी को अच्छे से डिफाइन किया था और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने लिखा था, राइट। तो यहाँ पे वेबर यानी कि फ्लक्स, फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला था B इंटू ए, यानी कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे हमारा एम्पियर। तो इसके डायमेंशंस आप रख के आप डायमेंशनल फॉर्मूला हेनरी का यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। ये जो आएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर यानी कि हेनरी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, राइट। फ्रेंड्स कंसेप्ट तो हमने लर्न कर लिया, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो बता रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना, वो दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड को लेके बता रखा है, राइट। तो अगर बोर्ड में भी आता है तो हमारे लिए वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करेंगे कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए। दूसरी एक बात, यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो हम डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, मैं यहाँ पे लिखता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड, सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल, सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल, दो कॉइल एक दूसरे से कितनी दूर है, जितनी दूर होगी उतना फ्लक्स हमारा कम लिंक हो पाएगा। मान लो अभी ये लाइन लिंक हो रही है, लेकिन कॉइल अगर यहां से स्टार्ट होती तो ये लाइन लिंक नहीं कर पाती, यानी कि सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, कॉइल एक दूसरे से किस तरह से ओरिएंटेड है। मान लो पहली कॉइल मैं यहां ले रहा हूं, दूसरी कॉइल मैंने यहां ले ली, राइट, या फिर मैंने दूसरी कॉइल को इस तरह से रख दिया, तो एक दूसरे के साथ ओरिएंटेशन कैसा है, हमारी ये कॉइल इस तरह से है, दूसरी कॉइल इस तरह से है, उनका ओरिएंटेशन, राइट, वो किस तरह से है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करती है। झुकी हुई है या दोनों कॉइल बगल बगल में सीधी है, एक कॉइल ऐसे एक ऐसे है, राइट, तो उसको हम ओरिएंटेशन बोलेंगे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो ये तीन हमारे मेजर फैक्टर है। और परमिएबिलिटी, उसके अंदर मीडियम कौन सा है, राइट, परमिएबिलिटी, राइट, परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे जियोमेट्री क्या है हमारी कॉइल की, जियोमेट्री के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, जियोमेट्री ऑफ द कॉइल, राइट। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे करते हैं डिस्कस कि अगर दो कॉइल हम ले लें, लेकिन हम यहाँ पे सोलेनॉइड लेना चाहते हैं, तो टू कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, दूसरी कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक करेगा, और लिंक करने वाले फ्लक्स की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसके ऊपर से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहां पे इस तरह से एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, मैं सोलेनॉइड ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे हमें पता है कि सोलेनॉइड में क्या होता है कि इस तरह से वायर को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर लपेट रखा होता है। ये हमारे टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स जो वाउंड कर रखे हैं हमने, इस तरह से हमारे यहाँ पे टर्न्स हैं। उसके अंदर उतनी लेंथ का हम एक दूसरा सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। मान लो इसकी रेडियस हमारी R2 है, ये हमारी कोएक्सियल एक्सिस है जो दोनों में से पास करेगी, राइट। ये हमारा फर्स्ट कॉइल है जो हमने इस तरह से वाउंड कर रखा है। ये जो सोलेनॉइड है जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, इसकी लेंथ, दोनों की हम कॉमन लेंथ लेंगे, दोनों की लेंथ हम L ले लेंगे। इतना ही मैं दूसरा भी सोलेनॉइड ड्रॉ करूंगा। इसमें से हम करंट पास करेंगे I2, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N2, राइट,
और ये हमारा है सोलेनॉइड S2, है ना। और नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ हम लेंगे स्मॉल n2 जो हमने अभी ड्रॉ करा है। फ्रेंड्स अगर इसी के अंदर थोड़ी सी छोटी रेडियस वाला, राइट, एक उतनी ही लेंथ का सोलेनॉइड हम ले लें और उसको कोएक्सियली प्लेस करें तो देखो इस तरह से होगा। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है कोएक्सियली हमारा सेकेंड सोलेनॉइड है, राइट। उसके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न n1 है, सोलेनॉइड S1 है, उसकी रेडियस स्मॉल r1 है, और जो बड़ा सा सोलेनॉइड है हमारा उसकी रेडियस यहाँ पे r2 है। लेंथ दोनों की यहाँ पे l ही है, दोनों की लेंथ हमने सेम ले रखी है। अब अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, पहले तो आपको अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखने का कि कंसीडर एल लेंथ सोलेनॉइड हैविंग क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट, क्योंकि रेडियस हमने बहुत ज़्यादा फर्क वाली नहीं ले रखी, राइट। लेंथ दोनों की सेम है, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड है। इसका मतलब क्या है कि लेंथ की कंपैरिजन में रेडियस उनकी कैसी है, छोटी सी है, राइट। तो हमें पहले उसको लिख देना है कि लेट सोलेनॉइड S2 हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स n2 एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल n2, राइट। अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर करंट पासिंग थ्रू सोलेनॉइड S2 दैट इज I2। अब देखो मान लो हमने करंट पास करवाया सेकेंड सोलेनॉइड S2 में से, राइट, तो देन फ्लक्स विल लिंक इन फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स विल लिंक इन फर्स्ट सोलेनॉइड। इसका मतलब ये हुआ करंट हमने पास करा सेकेंड कॉइल से और फ्लक्स लिंक करा हमारी फर्स्ट कॉइल में। अभी हमने यहाँ डिस्कस करा था, देखो वापस डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आए। मान लो ये हमारी सेकेंड कॉइल है, कॉइल C2, यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉइल है C1। करंट हमने पास करा I2 यहाँ से, तो फ्लक्स कहाँ पे लिंक करेगा, फर्स्ट कॉइल में। नंबर ऑफ टर्न भी किनके यूज होंगे, फर्स्ट कॉइल के यूज होंगे। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, I2 करंट पास करा तो वहां जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड B2, तो B2 मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा फर्स्ट कॉइल के अंदर, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न भी यूज होंगे हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉइल के। इसका मतलब ये हुआ कि Φ1N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, राइट। और फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे हमें कांस्टेंट मिलेगा M12। ये जो M12 है उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 ड्यू टू सोलेनॉइड 2। उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं Φ1N1 अपन I2, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस वेयर M12 is called mutual inductance of solenoid 1 with respect to solenoid 2। ओके, देखो बहुत सिंपल है, हमने 1 2 लिख रखा है। 1 पहला 1 है, इसका मतलब 1 के अंदर लिंक हुआ है। दूसरा 2 है तो 2 की वजह से लिंक हुआ है। इसका मतलब सेकेंड नंबर पे जो होता है उसमें से हमने करंट पास करा है और फर्स्ट नंबर जो है उसके अंदर लिंक करा है। सेकेंड कॉइल के अंदर से करंट पास करने से पहली वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक करा है, ये मीनिंग होता है M12 का। दैट इज आर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमारा कांस्टेंट है जो शेप और साइज के ऊपर, परमिएबिलिटी के ऊपर, दोनों के बीच के सेपरेशन के ऊपर, राइट, इनके ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, राइट। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। बट हमें यहाँ पे चाहिए Φ1N1 की वैल्यू, हमें Φ1N1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स किसे बोला जाता है, पर यूनिट लेंथ N1,
यानी कि अगर मैं कैपिटल N1 लेता हूं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्मॉल n1 इंटू एल, स्मॉल n1 इंटू एल आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल N1 की जगह हम लिखेंगे स्मॉल n1 इंटू एल। और फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लक्स जो है, फ्लक्स, फ्लक्स किन का बना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। बहुत ही अच्छे से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, दूसरी कॉइल में से पहली कॉइल में आया, तो दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आया, पहली कॉइल के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड B2 लेकिन एरिया पहली ही कॉइल का A1। करंट पास करा है सेकेंड कॉइल से I2, राइट, तो I2 पास करने से B2 प्रोड्यूस होगा जो कि लिंक करेगा पहली वाली कॉइल में, इसलिए B2 A1। हमें यह भी पता है फ्रेंड्स कि अगर सोलेनॉइड में से करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसका फॉर्मूला आता है μ0 N2I2। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे μ0, B2 का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं μ0 N2I2 N1L और इसका एरिया आएगा पाई R1 स्क्वायर। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में रखने से हमें मिलेगा M12 इज इक्वल टू 5N1, तो μ0 N2I2 N1L पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई I2 कैंसल। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट पास कर रहे हैं उसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करेगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सुनना, जो करंट हम पास कर रहे हैं उसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता, वो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। यानी कि क्या है अब हमारा फॉर्मूला, M12 इज इक्वल टू μ0 N1 N2L पाई R1 स्क्वायर। उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने बोला कि जियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, शेप और साइज क्या है उसका, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लेके आए सेकेंड कॉइल में से करंट पास करने पे फर्स्ट कॉइल के अंदर कितना फ्लक्स हमारा लिंक होता है, तो वो उसका फॉर्मूला निकाल के लाए M12 जो कि आया μ0 N1 N2L पाई R1 स्क्वायर। फ्रेंड्स अब यही चीज हम करते हैं कि अगर हमने करंट पास करा होता फर्स्ट कॉइल में से I1 तो फ्लक्स लिंक करता सेकेंड कॉइल के अंदर, राइट। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passing through first coil I1, then flux will be linked with second coil। तो क्या आता हमारा I1 प्रोपोर्शनल टू phi2 N2। अब आप पूरा सेम आपको करना है, सिर्फ 1 की जगह 2 चिपकाना है, 2 की जगह 1, सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। I1 प्रोपोर्शनल टू phi2 N2। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर लेते हैं तो हमें मिलेगा M21, राइट। और अगर आपको M21 चाहिए तो M21 इज इक्वल टू phi2 N2 अपॉन I1, राइट। तो फ्रेंड्स phi2 N2 की आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जिस तरह से यहाँ पे वैल्यू मिली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे μ0 N2 की जगह आएगा N1, I2 की जगह आएगा I1, N1 की जगह N2L पाई R1 स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, R2 स्क्वायर, क्योंकि R1 और R2 में अप्रोक्सीमेटली लेंगे क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से दोनों कॉइल की रेडियस हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेंगे, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर ही लिखा है, पाई R2 स्क्वायर ना लिख के, राइट। तो 1 1 कैंसल। अब हमारा M21 आया μ0 N1 N2L पाई R1 स्क्वायर। तो आप इक्वेशन नंबर 2 देखो और इक्वेशन नंबर 3 देखो, क्या सिमिलरिटी है दोनों में, μ0 N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर, यानी कि दोनों इक्वेशन हमारी सेम आई। इसका मतलब मैं 1 में से करंट पास करूं और 2 में फ्लक्स लिंक हो, या 2 में से करंट पास करूं 1 में फ्लक्स लिंक हो, दोनों हमारे सेम आएंगे।
राइट, यानी M21 इज इक्वल टू M12 हमने यहां प्रूव कर लिया। M21 इज इक्वल टू M12 दैट इज इक्वल टू M। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थियरम। इट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलेंगे। M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम होगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आइडिया आया होगा कि आप 1 में से करंट पास करो और 2 में लिंक करें, या फिर 2 में से करंट पास करो या 1 में लिंक करें, दोनों बात एक ही है। राइट, आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स φ1 नंबर ऑफ टर्न N1 है, तो डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट करंट यानी कि उसके अपोजिट कॉइल में करंट होना चाहिए। राइट, यहाँ भी देखो अगर φ2 N2 है तो उसके अपोजिट कॉइल में करंट होना चाहिए I1। इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव करा। अब अगर यहाँ पे इसी फॉर्मूले में इफ वैक्यूम की जगह कोई मीडियम होगा, इफ म्यू मीडियम परमेबिलिटी, हमने सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम की जगह कोई मीडियम ले लिया, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा M इज इक्वल टू म्यू N1 N2 L पाई R स्क्वायर। राइट, और म्यू की जगह हमारा क्या आएगा, म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 L पाई R स्क्वायर। इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे उसको, म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 L पाई R स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मीडियम एंटर करते हैं कोई जिसकी परमिएबिलिटी म्यू हो, तो उसके लिए हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी चाहिए होगी, क्योंकि म्यू जीरो तो हमें पता ही है 4 पाई 10⁻⁷। फ्रेंड्स इसी के ऊपर हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। खैर एक क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस का नहीं है, फिर भी मैं आपको कराऊंगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन हम करते हैं। पहला हम एक नीट का और एक जेई का इसी टॉपिक के ऊपर करते हैं, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे कोएक्सियल रिंग और कोएक्सियल स्क्वायर नहीं करवाए हैं, क्योंकि उसी का क्वेश्चन हम ले लेंगे तो उसमें थियरी इन्वॉल्व हो ही जाएगी। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं जो नीट 2021 में आया हुआ है। इसमें में बोला गया है कि 2 conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in same plane with their centers coinciding. If R1 very greater than R2, यहाँ पे 2 हमारे पास रिंग्स हैं। R1 जो है उसकी रेडियस काफ़ी बड़ी है R2 के मुकाबले, very greater than R2, right? The mutual inductance M between them will be directly proportional to. म्यूचुअल इंडक्टेंस किनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? अब फ्रेंड सीधी सी बात है, हम यहाँ से करंट पास करेंगे I1, तो क्या हमने पता करा है कि I1 आता है डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा N2 φ2 आएगा, यानी कि N2 नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आएगा हमारा, जिसमें से करंट पास करोगे उसी का मैग्नेटिक फील्ड यानी B1, लेकिन एरिया कहाँ लिंक करेगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेकेंड कॉइल के अंदर। राइट, तो यहाँ पे हम एरिया लेंगे सेकेंड कॉइल का अपॉन I1। अब सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर पे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू जीरो N1 I1 अपॉन 2R1 एरिया पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई I1 कैंसल, एक ही टर्न है तो N1 हम 1 रख देंगे, तो म्यू जीरो पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, बाकी सारा तो कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर आया M प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाई R1। क्या आएगा, R2 स्क्वायर बाई R1। तो आंसर आया हमारा D, R2 स्क्वायर बाई R1। राइट, अब देखो फ्रेंड सेकेंड क्वेश्चन, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स विद रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पे और 2 रेडियस है, छोटी सी रेडियस यहाँ पे R1 और एक बड़ी सी रेडियस है हमारी R2। राइट, पहले वाली रेडियस जो है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर बता रखी है और सेकेंड वाली जो है उसकी 1000 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में करें तो 10⁻² मीटर, और इसको अगर हम मीटर में करें 10⁻² मीटर, और इसका आएगा 10⁻1 मीटर। तो दोनों को हमने मीटर में कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। राइट, एंड नंबर ऑफ टन्स, पहले वाले के नंबर ऑफ टन्स बता रखे हैं 10 और सेकेंड वाले के नंबर ऑफ टन्स बता रखे हैं 200। राइट,
अब देखो प्लेस कोएक्सियली विथ सेंटर कोइंसाइडिंग, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी, इनका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स मान लो इसमें से हम I2 करंट पास करवा रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा क्या आएगा, नीचे यहाँ पे I2 है तो ऊपर आएगा N1 Phi1। Phi1 हमारा क्या आएगा, जिसमें से करंट पास करा उसका मैग्नेटिक फील्ड और जिसके अंदर लिंक करा उसका एरिया। यहाँ पे लिंक कर रहा है तो इसका एरिया A1 राइट अपॉन I2। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कॉइल के लिए क्या आता है, म्यू 0 N2 I2 अपॉन 2R2 आ गया इनटू एरिया A1 अपॉन I2। I2 हमारा हो जाएगा कैंसिल राइट, और एरिया हमारा कितना आएगा पाई R1 स्क्वायर, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, म्यू 0 N1 N2 म्यू 0 इंटू N1 N2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे म्यू 0 की वैल्यू आएगी हमारी 4 पाई 10⁻⁻⁷। ध्यान देते रहना, N1 हमारे पास कितने हैं 10, तो 10⁻⁴, N2 हमारे पास कितने हैं 200, यानी 2⁻² 2 इंटू 10⁻², सॉरी पाई इंटू पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर। R1 हमारा क्या है 10⁻⁻² उसका स्क्वायर, तो 10⁻⁴ राइट डिवाइड बाई 2 R2 हमारा 10⁻1। अब ध्यान देना 2 से 2 कट जाएगा, पाई स्क्वायर हमारा क्या बता रखा है क्वेश्चन में 10, तो यहाँ पे करते हैं 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 10⁻1, ये 10⁻⁻⁷, ये हमारा और +1, ये हमारा +2, ये हमारा -4 और ये +1 ऊपर आएगा तो -1, +1 से -1 कैंसिल, -7 +1 -6, -6 + 2 -4, -4 -8, तो आंसर हमारा आया 4 10⁻⁸, आंसर हमारा आ गया 4 राइट, क्योंकि हमें -8 के मल्टीपल में लाना है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे और हम 2 क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है। पहले हम करेंगे जेई मेन 2021 का। इसमें बोला गया है कि स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एंड 1 टर्न इज प्लेस इनसाइड अ लार्जर स्क्वायर लूप ऑफ बी एंड 1 टर्न, दोनों के एक ही टर्न है। ये हमारा लूप बी है, उसके अंदर छोटा सा लूप हमारा स्क्वायर वाला ए है, ये ए, ये हमारा बी। स्क्वायर है तो बट ऑब्वियसली यहाँ तक का सेंटर तक का डिस्टेंस हमारा b/2 होगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा हमारा वो 45 होगा, जो कि हम चैप्टर 4 में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं राइट। हमें यहाँ करना क्या है, द 2 लूप्स आर कोप्लेनर विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं ओ पॉइंट पे यहाँ पे राइट। इफ अ करंट आई इज पास इन द स्क्वायर लूप ऑफ साइड बी, अगर इसके अंदर से हम करंट पास करें आई राइट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप इज, इनका कोएफिशिएंट क्या आएगा। पहले तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पहले एक साइड की वजह से, तो उसका फॉर्मूला हमने लर्न करा था म्यू 0 I अपॉन 4 पाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारा यहाँ पे b/2 है, साइन φ1 प्लस साइन φ2 राइट। तो म्यू 0 I 4 पाई, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स b/2 है, तो b/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 राइट, ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, म्यू 0 I इंटू 2 4 पाई बी साइन 45 2 टाइम्स साइन 45, 2 टाइम्स साइन 45 आएगा 1/√2 राइट, 2 2 ज़ा 4, म्यू 0 I 4 डिवाइड बाई 4√2 पाई इंटू बी, यह हमारा फॉर्मूला आ गया। हमें टोटल ये तो मिला हमें एक साइड की वजह से, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो क्या आएगा b1 इंटू 4, क्योंकि 4 साइड है टोटल राइट, सेंटर पे आएगा कितना b, तो 4 इंटू b1 आया हमारा म्यू 0 I इंटू 4 अपॉन 4√2 पाई इंटू बी राइट। अब देखो आप फ्रेंड्स कि अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो I करंट हम फ्लो कर रहे हैं B में से,
तो ऊपर आएगा हमारा फ्लक्स पाई, और फ्लक्स पाई हमारा क्या आएगा बी इंटू ए, राइट। एम बी मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 4 इंटू ब्रैकेट में 4 म्यू 0 आई अपॉन 4 रूट 2 पाई इंटू बी, और यहाँ पे एरिया इसके अंदर लिंक करा है हमारा छोटी सी कॉइल में, तो एरिया आएगा उसका ए स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि ये जो 4 है उसको मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, राइट। उसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 4 ये 2 इंटू 2, एक 2 जो लिखेंगे उसका रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा इंटू 2, तो यहाँ वापस 4 हो गया। म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपन 4 पाई बी रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 रूट 2 म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपन 4 पाई इंटू बी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है पहले से चेक करते हैं। म्यू 0 8 रूट 2, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा आई है, आई से आई कैंसिल तो आई चला गया, तो 8 रूट 2 म्यू 0 ए स्क्वायर 4 पाई बी, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर आया ए, राइट। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कॉइल का भी कंसेप्ट कर लिया और सर्कुलर कॉइल का कंसेप्ट तो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के हमने यहाँ पे सारे जो किस्से जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, राइट फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। अब ये एक जो है लास्ट क्वेश्चन, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो नहीं है, लेकिन मैंने लिया यहाँ पे इसलिए है इसको कि आपको आइडिया आए कि जिस कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक कर रहा है उसका एरिया हमें लेना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज restricted within a region of radius r. The magnetic field changes with time at a rate dB by dt. Loop 1 of radius r, that is greater than small r, encloses the region small r, and loop 2 of radius capital R is outside the region of magnetic field as shown in figure. इसमें जो दो कॉइल है उसमें छोटी वाली कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है, फ्लक्स लिंक कर रहा है, इसमें कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा। अब सीधी सी बात है, अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा तो उसका जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस ही नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फैराडे ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, इसमें कोई है नहीं, तो इसका ईएमएफ तो 0 आएगा। इसका ईएमएफ कितना आएगा वो हम निकालते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस डी पाई बाई डी टी माइनस बी ए, एरिया हम बाहर ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। यहां मैंने एरिया क्यों पाई आर स्क्वायर लिया, क्योंकि जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसका एरिया हमें लेना होता है। तो छोटी वाली कॉइल के अंदर लिंक कर रहा है तो हम यहाँ पे एरिया लेंगे छोटी वाली कॉइल का, राइट। तो हमें यहाँ पे ईएमएफ मिला माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी, राइट। तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाई डीबी बाई डी टी इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2, आंसर हमारा आएगा बी, राइट। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्टेंस के हमने सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करिए और अपना खूब ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जो कि होगा किसके ऊपर, जनरेटर के ऊपर, राइट। तो मिलते हैं, बाय एवरीवन।